डीपीएसपी के कुछ आर्टिकल देखेंगे। 36 से शुरू होता है। 36 में है डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी। 38 में देखना पड़ेगा क्या है। 38 में 37 है एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी। आर्टिकल 38 है सोशल ऑर्डर एंड वेलफेयर। तो ऐसे बात एक चीज़ देखो कि लोगों के वेलफेयर में क्या चीज़ अड़ती है, वो सोशल ऑर्डर अड़ता है, ठीक है। अड़ती वेलफेयर में क्या चीज़ अड़ती है, सोशल ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है 39 सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, ठीक है। 39 टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। 39 ए में है, ए से है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ठीक है। बी से है बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, मटेरियल रिसोर्सेज ओनरशिप एंड कंट्रोल टू बी बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड। बी से बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड। सी से देखो, सी से क्या है, सी से नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। डी में जो है, डी में है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ऑफ टू बोथ मैन एंड वुमेन, ठीक है। डी से है डिवाइड। तो डिवाइड कैसे करेंगे, इक्वली करेंगे, इक्वली, ठीक है। तो डी से डिवाइड याद रखना, डी से डिवाइड। ई से इकोनॉमिक नेसेसिटीज़ याद रखना कि इकोनॉमिक नेसेसिटीज़ के लिए हेल्थ और स्ट्रेंथ और वर्कर्स को एब्यूज़ ना किया जाए, ठीक है। ई से इकोनॉमिक नेसेसिटीज़ के लिए एब्यूज़ करना। एफ से है, अब देखो एफ से होता है फक। और जब हेल्दी डेवलपमेंट होगा चिल्ड्रन का, अगर अच्छा फक करेंगे तो चिल्ड्रन जो हैं वो अच्छे पैदा होंगे, हेल्दी डेवलपमेंट होगा। दूसरा हेल्दी डेवलपमेंट होगा चिल्ड्रन का तो वो भी अच्छा फक करेंगे, ठीक है। दूसरा फक मतलब चुत जाना, तो एक्सप्लॉइटेशन होता है यूथ का, तो यूथ चुत जाती है एकदम, समझ रहे हो। मोरल मटेरियल अमेंडमेंट, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से न्यू डीपीएसपी 39F जोड़ा गया था। उसके बाद 39 पंचायत के 3 लोगों में लड़ाई हो गई। तीनों लोग कहाँ गए, उसमें गए क्योंकि उनको इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड चाहिए था, ठीक है। तो आर्टिकल 39A कहता है तीनों एक काम के लिए गए, किसका के लिए, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड चाहिए था उनको, तो वो गए 39 से। 40 चोर कहाँ होते हैं, विलेज पंचायत में 40 चोर होते हैं। विलेज पंचायत में हम आ गए आर्टिकल 40 से। उसके बाद आर्टिकल 41 से सबसे पहला काम क्या चाहिए लोगों को, पंचायत में वर्क चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ठीक है। वर्क और एजुकेशन चाहिए और पब्लिक असिस्टेंट चाहिए। कोई भी काम हो जाता है सबसे पहले सरपंच पे जाते हैं, कोई भी असिस्टेंट चाहिए होता है। 42 क्या चाहिए, फिर उनको दूसरा क्या चाहिए, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस चाहिए वर्क के लिए, ठीक है। औरतों को क्या चाहिए, मैटरनिटी लीव चाहिए। तीसरा चाहिए उनको लिविंग वेज, खाने पीने के लिए चाहिए। तीन चीज़ें क्या होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, 3 चीज़ें होती हैं। और ये कहाँ से आएंगी, लिविंग वेज जब मिलेगी उनको तब ऐसे आएंगी। 43A और 43B। और ये लिविंग वेज कैसे मिलेगी, जब वो इंडस्ट्रीज़ में पार्टिसिपेट करें या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में काम करें। लिविंग वेज कैसे मिलेगी, 43 में लिविंग वेज की बात हो रही है, कैसे मिलेगी, ए से मिलेगी या तो इंडस्ट्रीज़ में काम करें या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में काम करें। नेक्स्ट 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। 45 है फ्री फॉर लेस देन 6 ईयर। लेस देन 6 ईयर मतलब 4-5 साल के बच्चों को क्या चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लेस देन 6 ईयर्स। लेस देन 6 ईयर मतलब कितना होता है, 4 या 5, ठीक है। नेक्स्ट है 46 SC ST OBC, इनके एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करता है। अब यहाँ देखो आर्टिकल 46
छी छी या लीस 46 समझ रहे हो, छी छी। तो 46 में क्या आ रहा है, छी मतलब छी आ रहा है कि नहीं। छी किसको कहते हैं, SC ST से कहते हैं। तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट ऑफ ST एंड ST, तो इनके लिए जो है 46 है, छी। ठीक है, यहाँ देखो 47 आर्टिकल 47 में क्या आता है, 47 में क्या आता है, चर सात आता है क्या, चर सात मतलब मेरे साथ चरो, मतलब न्यूट्रिशन लो मेरे साथ चरो, न्यूट्रिशन लो। ठीक है, और अब देखो 48 में आता है 8। अब ये जो 8 है, ये देख के क्या लग रहा है, 8 एनिमल हस्बेंड्री में 8 का बड़ा काम है। जो लोही लगाते हैं ना, लोही, एनिमल हस्बेंड्री मतलब गाय भैंस को जब लोही लगाई जाती है तो इसी फॉर्म में तो लगाई जाती है, ऐसे 8 के फॉर्म में। दूसरा एग्रीकल्चर मतलब फॉरेस्ट वगैरह की बात करी जा रही है। ठीक है, तो मतलब ये देखो 8 बन रहा है, पेड़ के आगे क्या बनाते हैं, कुत्ते से बचने के लिए 8 बनाते हैं कि नहीं। तो ये 8 से 4, 8 से याद रखना एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर। 4 9 से 49 से याद रखना, 4 9 से याद रखेंगे मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो जब हम कहीं मॉन्यूमेंट में, किले वगैरह पे जाते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए और तो किस करने की कोशिश करे तो गर्लफ्रेंड क्या कहती है, नो अभी नहीं, पब्लिक प्लेस है। ठीक है, नेशनल इम्पोर्टेंस का रेस है, यहाँ भी ये गंदे काम नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो नो बोलती है, नो। ठीक है, 50 है कि जुडिशरी को 50 काम होते हैं, एग्जीक्यूटिव को 50 काम होते हैं, इसलिए जुडिशरी से उसको अलग कर दिया गया है। 51 51 इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, एक ही गोल है 51 कि इंटरनेशनली पीस और सिक्योरिटी बनी रहे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, आर्टिकल 51A पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 11 मतलब अभी टोटल 11 है, जिसमें से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई थी, और उसके बाद 11वीं 86 अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई थी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी। और ये सबर सिंह कमेटी के उससे रिकमेंडेशन से जोड़ी गई थी। पहली ए से अवाइड, ए से क्या है, अवाइड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्टेड आइडल्स, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ए से एंथम भी याद रख सकते हैं, ए से अवाइड बाय एंथम। ठीक है, बी से क्या याद रखेंगे, बी से याद रखेंगे तुम भूल न जाओ उनको जो शहीद हुए हैं, उनकी ज़ियारत करो कुर्बानी, भूल न जाना उनको। तो हम बी से भूलें ना, और हमें भूलना नहीं चाहिए, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम नहीं भूलना चाहिए, बी से नहीं भूलना चाहिए। सी से क्या है, सी से क्या है, अपहोल्ड एंड सेव द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ऐसे याद रख सकते हैं, सी मतलब होता है सा, और सी का कोड होता है 3। तो 3 चीज़ें आई क्या, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। 3 चीज़ों का क्या है, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये 3 चीज़ें हैं। और यहाँ से जैसे सी से मतलब होता है सा, ठीक है, तो सा से क्या याद रखेंगे, सोवरेनिटी, सा से सोवरेनिटी। डी से क्या है, डिफेंड, डी से डिफेंड द कंट्री। ई से, ई का कोड कितना होता है, 5। तो पाँचवीं फंडामेंटल ड्यूटी हमारी क्या है, ब्रदरहुड मतलब पांडव जो थे वो 5 ही तो भाई थे, और 5 ही मिलके मुट्ठी बनती है, तो वो मुट्ठी जो है ब्रदरहुड का सिंबल है। ठीक है, हार्मनी एंड कॉमन ब्रदरहुड, ई से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है एफ से रिच हेरिटेज। हमने वहाँ भी देखा था कि
जो 49 कोई कल्चरल ऐसे कोई कल्चरल मोनूमेंट है, नेशनल इम्पोर्टेंस का मोनूमेंट है, तो वहाँ जाके गर्लफ्रेंड नो बोलती है। और रिच हेरिटेज में लोग जाके क्या करना चाहते हैं, फक करना चाहते हैं किले विले पे। ठीक है, फिर से जल्दी से देख लो। ई मतलब 5, 5 5 ब्रदरहुड का सिंबल है 5। ठीक है, एफ मतलब फ़क, रिच हेरिटेज में लोग फ़क करने जा सकते हैं। जी, जी मतलब गंदा, गंदा, तो नेचुरल इन्वायरमेंट को हम क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। और जी से गांड भी हो सकता है, गांड, गांड कहाँ धोई जाती है, नेचुरल इन्वायरमेंट रिवर वगैरह में धोते हैं लोग, गंदा कर रहे हैं उसको। ठीक है, एच से क्या है, साइंटिफिक टेम्पर, एच मतलब आर्ट, आर्ट, साइंटिफिक टेम्पर के लोग ऐसे ऐसे एक पॉन्डर करते रहते हैं आर्ट के फॉर्म में, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी करते हैं तो ऐसे वहीं उसी चीज़ पे आसपास घूमते रहेंगे। और 9 मतलब नो, नो, हम कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करो, वायलेंस को छोड़ दो, तो लोग कहते हैं नो। ठीक है, नेक्स्ट है 10th। तो 10th फंडामेंटल ड्यूटी है कि 10th क्लास में हमें हर चीज़ में, ऑल स्पेयर्स में क्या होना चाहिए, एक्सीलेंट होना चाहिए। केवल 10th क्लास में, सब में एक्सीलेंट मैं था 10th क्लास में, हर चीज़ में एक्सीलेंट था 10th क्लास में। ठीक है, अब ये एट लास्ट 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री अपॉर्चुनिटीज़ और एजुकेशन है। ड्यूटीज़ ऑफ पेरेंट्स है ये, और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ये जोड़ी गई है। ठीक है, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, 11K है ये, 11K। यहाँ ये देख लेते हैं, ये थोड़े इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, याद भी नहीं है। ये पार्ट 12, जो पार्ट ये जो पार्ट 12 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये कहता है टेल्स अबाउट फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, इनके बारे में बात करता है। तो फाइनेंस में सबसे पहला 266 आता है, आर्टिकल 266, और ये कहता है कंसोलिडेट फंड्स ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट। तो ये कंसोलिडेट फंड्स और पब्लिक अकाउंट्स के बारे में बात करता है 266। तो याद रखो, ऐसे याद रखो, 6 में क्या आता है, एफ और एफ से फंड। ठीक है, और ये जो एफ है इसको ऐसे याद रखना कि ऐसे याद रखो कि छी मतलब छः मतलब छी कितनी बुरी बात है कि हमें अपने फ़ंड्स को कंसोलिडेट करना पड़ रहा है, हमें अपने फ़ंड्स को कंसोलिडेट करना है पड़ रहा है, और पब्लिक अकाउंट्स में से लोगों से पैसा लेना पड़ रहा है। इतनी इतनी शर्म की बात है। ठीक है, इतनी शर्म की बात है कि हमें अपने फ़ंड्स को कंसोलिडेट करना पड़ रहा है और पब्लिक अकाउंट से भी पैसा लेना पड़ रहा है। ठीक है, 6-7 से याद रखना, ये 6-7 का कोड होता है कितना, एफ और जी। ठीक है, तो कंटिजेंसी फंड मतलब इमरजेंसी में हम क्या करते हैं, जी मतलब गांड, इमरजेंसी में अगर गांड धोने मतलब पानी चला जाए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। कुछ भी याद रख लो कि आर्टिकल 67 6-7 कंटिजेंसी फंड है। तो ऐसे याद रख लो कि टोटल कितने 6-7 कॉन्टिनेंट ही तो हैं, ऐसे ही 6-7 कॉन्टिनेंट है। कंटिजेंसी फंड मतलब कॉन्टिनेंट, कंटिजेंसी मतलब कॉन्टिनेंट, तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 6-7 कॉन्टिनेंट ही तो हैं। तो आर्टिकल 267 में है कंटिजेंसी फंड, और 266 में है कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और 275 में है, 75 में है यूनियन जब स्टेट को अपने कुछ ग्रांट्स देता है तो वो 275 में मेंशन है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है, और आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी है। राइट टू प्रॉपर्टी
जो कि रिपील कर दिया गया था। आर्टिकल शायद 31 में था, ये 300A बना दिया है इसको, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी है ये, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A। 200AC 280 है। फाइनेंस कमीशन 280 क्या है 28। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस मतलब 28 मतलब अट्ठा, हर अट्ठे पे हमको क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। हर अट्ठे पे हमको क्या चाहिए, फाइनेंस। तो 280 में क्या है, फाइनेंस कमीशन है। 312 में क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज है। 312 में क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज, और जैसे हम IAS IP, देखो हम जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो क्या होती हैं, IAS, ठीक है, IPS, IRS, ये सारी ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं कि नहीं। तो जब कोई मेडल लिखा होता है तो वो ऐसे ही तो बनता है 3 फिर 1 फिर 2, मेडल लेने की डेस्क ऐसी तो बनती है 3 1 2। तो 3 1 2 में क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज। और UPSC पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन है 315 में, 315 में। ये 315 लाल मोह को बंदरा है, लाल मोह को बंदरा, 315 लाल मोह को बंदरा, मतलब 15 से बंदरा, मतलब जो UPSC की कोई तैयारी करते हैं तो उनको क्या बना दिया जाता है, बंदरा बना दिया जाता है। 315 में है पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन है 324 में। 324 में कौन सी है, इलेक्शन कमीशन। ऐसे याद रखना कि इलेक्शन कमिश्नर कितने होते हैं, 2 से लेके 4 तक ही तो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमिश्नर 2-4 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो 324 में हमारा इलेक्शन कमीशन है। और नेक्स्ट है, अब यहाँ देखो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। अब यहाँ देखो तुम, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो होते हैं दोनों, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों देश के विकास में अड़ रहे हैं आजकल, अड़ते हैं, अड़ती, दोनों ये कास्ट है ना, ये देश के विकास में क्या करती हैं, अड़ती हैं, अड़ रही हैं। ये रिजर्वेशन वगैरह, दंगे फसाद, ये देश के विकास में अड़ती हैं, अड़ रही हैं। तो 338 में नेशनल, इनके लिए एक कमीशन बनाया गया 338 में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। नेक्स्ट है 340 340 है बैकवर्ड क्लास के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक कमीशन बनाया गया है 340 में। यहाँ देखो बैकवर्ड जो लोग हैं, 40 प्रकार की, 40 प्रकार की, या तो जो बैकवर्ड लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो जाली होते हैं, जाली। तो जाली से याद रखना, जैसे 40 चोर सब जाली थे ना, तो बैकवर्ड क्लास में सारे जाली होते हैं, जाली से याद रखना 40। तो 340 में है अपॉइंटमेंट और कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। 343 में है ऑफिशियल लैंग्वेज, 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, 343 में 343 इसमें है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, 343 इसमें है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। और ये पार्ट 17 में है ये ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्ट 18 की बात करें, पार्ट 18 में है इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल 356 होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी 60, फाइनेंस से जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो लास्ट में 0 ज़रूर आएगा उनके में। तो जैसे 80 फाइनेंस कमीशन था ना, शायद फाइनेंस कमीशन 280 था, एक मिनट तो देख लेते हैं। हाँ, फाइनेंस कमीशन कितना था, 280, ठीक है। और नीचे फाइनेंशियल इमरजेंसी कितना है, 360 है। यहाँ देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी कितना है, 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। 356 जो है वो है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, प्रेसिडेंट्स रूल। 352 जो है वो है नेशनल इमरजेंसी। 52 मतलब बाप 1, नेशनल इमरजेंसी में एक ही बाप होता है, कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है। 5-6 स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगाया, 356, 360, 365।
अच्छा देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो जाए तब प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो 56 से लगता है। और अगर यूनियन डायरेक्शन दे और वो कंप्लाई ना कर पाए स्टेट, तो प्रेसिडेंट रूल लगता है, वो 65 से लगता है। 65, तो मतलब 65 साल के बुढ़े को अगर तुम चीफ मिनिस्टर बना दोगे तो सेंटर की डायरेक्शंस कैसे मान पाएगा। तो 365 से प्रेसिडेंट रूल लगता है। आर्टिकल 368, 368, और ये पार्ट 20 में है, 20 में 368, 18 में ये इमरजेंसी है, 18 में ये इमरजेंसी है। और 17 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं। 17 में 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, 343, ठीक है। और ये देख लो, हैदराबाद कर्नाटका को जे में रखा है 371 में, 371 ए में रखा है नागालैंड को, ठीक है। यहाँ देख लो पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 की बात कर रहा है। तो पार्ट 9 में जो है, पार्ट 9 में पंचायत है, और आर्टिकल 243 में है पंचायत। तो आर्टिकल 243 में कौन है, पंचायत हैं। और ये 70 पंचायत जो थे वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट से 1992 से ये फिर से ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट से। और जो ओरिजिनल था वो 7th अमेंडमेंट से 1956 में ही हटा दिया था, ओरिजिनल पार्ट 9। तो पार्ट 9 फिर से जोड़ा गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। 79 से पंचायत जोड़ी गई थी, 74 से म्यूनसिपालिटीज़ जोड़ी गई थी। 243A में होता है ग्राम सभा, और के में आता है इलेक्शंस। सबसे पहले ग्राम सभा बनेगी, और इलेक्शंस के मद्देनज़र, इलेक्शंस के पंचायत में इलेक्शंस के मद्देनज़र छुट्टी कर दी गई है 243 के इलेक्शंस के, ठीक है। 243 के में है इलेक्शंस, 243 ए में है ग्राम सभा, ठीक है। बी में है कॉन्स्टिट्यूशन, ग्राम सभा, ओके। IX के बाद IXA 74th अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था 1992 में, और इसमें म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात करी गई है, ठीक है। और ये करीब 243, यहाँ देखना, पी से जी तक, 243 पी और 243 जेड जी तक ये आता है। 243 से ए से लेके पी तक तो आती हैं पंचायत, क्योंकि पी से पहले तक पंचायत आएंगी, ठीक है। और पी से म्यूनसिपैलिटी शुरू होगी, पी से जेड जी तक चलेंगी, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट IXB है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, और 243 ZH से ZT तक चलती हैं। ये ZH से ZT तक चलती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और ये 97th अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई थी, 97 अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई थी, 997। तो अपनी संतान पे किसी का जोड़ नहीं चलता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेशन से ही जोड़ चलता है संतान पे। तो 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 से ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जोड़ी गई हैं। उसके बाद हम बात करें तो देखो, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल से आर्टिकल है 148। तो जब ऑडिट करता है लोग, तब भी तो ऐसे ही 8 घूमता है, ऐसे। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी भी 8 है, ऐसे। साइंटिफिक टेम्पर 8वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। तो 148 क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और अगला आती है 149 में ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, 148 के बाद 149 में आती है, ठीक है। 150 में कि किस फॉर्म में है यूनियन और स्टेट्स के अकाउंट्स, उसमें आती है, ठीक है। 151 में ऑडिट रिपोर्ट्स है। ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो 51 में है। तो ऑडिट रिपोर्ट ना सरकार का क्या होता है, इक्का होती है, इक्का,
हुकुम का इक्का होती हैं ऑडिट रिपोर्ट्स, तो 51 में है ऑडिट रिपोर्ट्स। ठीक है, एक से पूछा गया कि कितने, एक टॉपर से पूछा गया कि कितने सुप्रीम कोर्ट हैं, तो वो बोला होंगे 2-4 तो होंगे ही। अरे भैया 2-4 नहीं, आर्टिकल 1-2-4 में, आर्टिकल 1-2-4 में है सुप्रीम कोर्ट, 2-4 नहीं। ठीक है, तो आर्टिकल 124 में, सॉरी, आर्टिकल 124 में आता है क्या, आर्टिकल 124 में आता है क्या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद सैलरीज आती हैं, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट आता है। ठीक है, तो 26 में जो है वो चीफ जस्टिस का छोड़ो। ठीक है, ये आर्टिकल 29 इम्पोर्टेंट है, ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कहाँ रहता है, सुप्रीम कोर्ट में रहता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई 2 कोर्ट बना लो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, केवल एक ही रहेगा। किसी ने बोला कि 2 रिकॉर्ड के कोर्ट बना लो, सुप्रीम कोर्ट बोला नो, मैं ही सर्वा हूँ, 2 नो, तो दोनों नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। उसके बाद 30 से सुप्रीम कोर्ट की सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब आर्टिकल 30 से आता है तीर। ठीक है, तो सीट सुप्रीम कोर्ट जहाँ बैठता है उसके नीचे गार्ड में तीर घुस जाता है। जो भी जज सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पे बैठता है, जिस सीट पे बैठता है उसमें तीर घुस जाता है सीधा, है गार्ड में। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 40 में है एंसिलियरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 40 चोर। ठीक है, उन 40 चोरों की, अब यहाँ अली बाबा 40 चोर हैं, इतने पावरफुल हैं, इनको कर्ब करने के लिए 40 चोरों को सुप्रीम कोर्ट अपनी एंसिलियरी पावर्स यूज करता है। ठीक है, 41 एक ताला, 41 मतलब एक ताला। ठीक है, 41 मतलब एक ताला। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मेरा ताला सब पे लगेगा, एक ही ताला है वो भी सुप्रीम कोर्ट का, वो ताला सब पे लगेगा, सबको बाइंड करेगा वो ताला, सारे कोर्ट्स को। 41 मतलब एक ताला। ठीक है, ये कह रहा है आर्टिकल 44 4 तो ये कहता है सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई तुम मेरे सामने चर। ठीक है, आर्टिकल 143 कहता है आई लव यू 143। प्रेसिडेंट कहता है सुप्रीम कोर्ट से कि भैया आई लव यू 143, प्लीज़ मुझे क्या करे, कंसल्टेशन दो, एडवाइस दो। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143। ठीक है, चलो अब देखते हैं आर्टिकल बाप बन। प्रेसिडेंट सबका क्या होता है, बाप होता है। बाबन मतलब बाप बन। ठीक है, प्रेसिडेंट सबका बाप बन है। ठीक है, तो बाप बन में बन आ रही है, तो यहाँ 52 से स्टार्ट करेंगे आर्टिकल में क्या, वन जोड़ना। हम क्या जोड़ेंगे, वन जोड़ेंगे। तो वन जोड़ेंगे तो बावन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट से डील करता है 53, तो 52 में एक जोड़ देंगे तो 153 हो गया। ठीक है, 53 सारी एग्जीक्यूटिव पावर कितना है, 53 मतलब तेरे पर है, तो एक जोड़ देंगे कि 54 आ जाएगा। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, सारी एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की किस पे है, तेरे पर है। 53 मतलब तेरे पर, एक जोड़ देंगे 54 आ जाएगा स्टेट की। ठीक है, 5-4 इकनॉमी क्या हो जाएगी, पंचर हो जाएगी इकनॉमी अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन करा लिया तो। 5-4 एक जोड़ देंगे 55। ठीक है, फिर टर्म ऑफ ऑफिस में कोई नहीं जोड़ना है, 56 का 56 ही रहने देना है, 56 156। ठीक है, और यहाँ देखो 5-6 सालों का ही तो मेहमान होता है और गवर्नर भी 5-6 सालों का मेहमान होता है, तो
तो 5 इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, 5-6 ये भी है, 5-6 ये भी है, ठीक है। 5-6 सालों का मेहमान होता है प्रेसिडेंट। गवर्नर भी 5-6 सालों का मेहमान होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट 58। कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए? 8 चाहिए, 8 क्वालिफिकेशन, 8 कलाएँ आनी चाहिए तुमको। प्रेसिडेंट को कितनी कलाएँ आनी चाहिए? 8 कलाएँ, मतलब 8 पूरी की पूरी 8 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट के लिए। उसके बाद लेकिन गवर्नर में केवल 7 ही क्वालिफिकेशंस है, तो यहाँ से 56 के बाद गवर्नर पे केवल कितनी 7 ही क्वालिफिकेशंस हैं, तो -1 कर देंगे, -1, ठीक है। तो 157 आ जाएगा। नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफिस 5-9, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कहता है कि नो, मेरे ऑफिस पे कोई कंडीशन नहीं लगेगी। प्रेसिडेंट क्या कहता है? नो, मेरे ऑफिस पे कोई भी कंडीशन नहीं लगेगी, ठीक है। तो 9 से 1 घटा देंगे तो 158 कंडीशंस फॉर द गवर्नर ऑफिस। प्रेसिडेंट क्या कहता है कि नो, मेरी ऑफिस पे कोई भी कंडीशन नहीं लगेगी। नेक्स्ट है 60, आर्टिकल 60, ठीक है। 60 क्या है? ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का ओथ एंड अफर्मेशन है आर्टिकल 60। 60 तो 61 से क्या होता है? प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, ठीक है। तो 61 से इम्पीच किया जाता है, तो 60 से वो क्या लेता है? शपथ लेता है, हैं। 61 तो 60 को क्या 60 ने क्या ले ली? शपथ ले ली। तो ओथ एंड अफर्मेशन 99 ऐड कर दें, मतलब 1 कम कर देंगे, तो ये 159 ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द गवर्नर आ जाएगा।
तो जल्दी से देख लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि हम तेरे साथ हैं 63, ठीक है। अगले में उसको राज्यसभा का चेयरमैन बना देता है। उसके अगले में 65 में क्या करता है कि तुम प्रेसिडेंट भी बन जाओ। 66 में छी कितनी गंदी बात है कि वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कराना पड़ रहा है। 6-7 वाइस प्रेसिडेंट का टर्म 6-7 साल का होता है, प्रेसिडेंट का 5-6 साल का होता है, ठीक है। 69 अब यहाँ प्रेसिडेंट से बोला कि मेरा तुम साथ दो, तो बोली कि प्रेसिडेंट बोला कि तुम्हें एक पहले तुमको शपथ लेनी पड़ेगी। कि बोली क्या शपथ? मैं ले लूँगा शपथ। तो शपथ लिया वाइस प्रेसिडेंट ने कि मैं तुम्हारे साथ 69 करूँगा। गवर्नर आया, बोला मैं ये मुझे भी 69 करना है। तो गवर्नर से ये लोग हंस के बोले कि बेटा तुम बच्चे हो, तुम 59 करना। तो गवर्नर खुश हो गया कि बोले नहीं मैं 59 करूँगा, ठीक है। अब यहाँ देखो वाइस प्रेसिडेंट के बाद जितने भी आर्टिकल होंगे उसमें 89 जुड़ेगा। 89 जुड़ने का क्या मतलब है कि दोनों लेटर्स में से एक एक कम होगा। 2 का 1 हो गया, 7 का 6 हो गया, ठीक है। ऐसे करेंगे। और यहाँ देखो 7-2 मतलब कोई भी अगर पार्डन क्षमा मांगने आता है प्रेसिडेंट से तो उससे क्या कहता है, मेरा तुम साथ दो प्लीज़, साथ दो। तो 7-2 ऐसा कहता है, प्रेसिडेंट पिघल जाता है और क्षमा दे देता है, पार्डन्स वगैरह दे देता है, सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट, ठीक है। अब 7-2 अब ऐसे ही गवर्नर डेथ सेंटेंस पार्डन नहीं कर सकता है, बाकी सब कर सकता है, ठीक है। तो 7-2 में 1 कम करेंगे, 7 में 1 कम करेंगे 6, 2 में 1 कम करेंगे 1, 6-1, ठीक है। नेक्स्ट है 7-4 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के क्या साथ में चरते हैं। अगर मान लो आका चर रहा है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या मजाल कि वो चरे ना। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है साथ में चरते हैं। तो कर दो 63 हो जाएगा, इसका 1-1 कम कर दो सब दोनों में, ठीक है। 76 अटॉर्नी जनरल कहता है कि कोई भी आंधी पड़े तूफान पड़े मैं तुम्हारे साथ 6। तो अटॉर्नी जनरल का है 76, एडवोकेट जनरल का 1-1 कम कर दो तो 65 हो जाएगा, ठीक है। 77 है कंडक्ट ऑफ बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन के साथ काम करती है ना गवर्नमेंट जो बिज़नेस कंडक्ट करती है बिजनेसमैन के साथ में, तो गवर्नमेंट बिजनेसमैन के साथ में साथ काम करती है, साथ, ठीक है। तो कम कर दो 6 से कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्पीड 1-1 कम कर दो 66 आ जाएगा। नेक्स्ट इज 7-8, तो प्राइम मिनिस्टर की जो ड्यूटी होती है वो 7-8 घंटे की होती है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की जो ड्यूटी होती है वो हमारे 7-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं वो, और बिल्कुल भी सोते नहीं है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कम कर दो, चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी हो जाएगी 67, 7-8, 6-7, ठीक है।
पार्लियामेंट का देख लेते हैं। जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट उसकी बैठक कैसे चलती है, 7 से 9 ही तो चलती है। पार्लियामेंट की बैठक 7 से 9 चलती है। एक एक कम कर दो, 7 का 6, 9 का 8, 68 हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। पार्लियामेंट यहाँ और यहाँ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, तो 7 से 9 ही तो बैठक चलती है पार्लियामेंट की। और यहाँ देखो 80 राज करेगा, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में क्या है, 80 राज करेगा। राज्यसभा में क्या है, 80 राज करेगा। यहाँ देखो 89 जोड़ के भी देख लिया करो एक बार। ये देखो 80, आर्टिकल 80 है, 80 राज करेगा और राज करने के बाद क्या करेगा, 69 करेगा। राज करने के बाद क्या करेगा, 69। 80 में 89 जोड़ोगे तो 169 आएगा, ठीक है। तो यहाँ कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स और ये लेजिस्लेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 169 में है, ठीक है। अब यहाँ देखो कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। यहाँ देखो राज्यसभा, राज्यसभा के बाद अगला है 81, 80 के बाद 81, 81 में कितना, एक एक कम कर दोगे 70, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो जाएगी। तो यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उसके बाद वही लेजिस्लेटिव असेंबलीज और ये हाउस ऑफ पीपल की बात हो रही है 81, ठीक है। अब यहाँ देखो 170 में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, 81 से 170 आया। 170 के बाद सीधा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आ गया। उसके बाद हर सेंसस के बाद 82 में क्या होता है, रीएडजस्टमेंट होता है, ठीक है। यहाँ देखो हाउस ऑफ पार्लियामेंट की ड्यूरेशन कितनी होती है, 83 मिनट की होती है। हाउस ऑफ पार्लियामेंट की जो ड्यूरेशन होती है वो कितने मिनट चलती है, केवल 83 मिनट चलती है। 83 तेरी सी मर्जी। अब ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट 83 मतलब या तो ऐसे याद रख लो तेरी सी मर्जी, या फिर ऐसे याद रख लो कि 83 मिनट की होती है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस। एक एक कम कर दो कि 72 आ जाएगा स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ चोर 80, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी की क्या क्वालिफिकेशन होती है कि सब ये चोर होते हैं। तो चोर 80 सारे चोर हैं, चोर 80, ठीक है। तो एक एक कम करोगे 73 आ जाएगा। 85, ठीक है। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट प्रोगेशन एंड डिसोल्यूशन, कि भाई इसको प्रोरोग करो या डिसॉल्व करो। हम तो 25 हो गए 80, 25 हो गए 80, 85, 25 हो गए 80, दिमाग पच गया हमारा। 80 25 हो गए 85, 85 में कम कर दोगे प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन, एक एक कम कर दोगे तो स्टेट लेजिस्लेचर की आ जाएगी। 85 25 हो गए 80, 86, बताओ 86 में क्या आता, छी कितनी गंदी बात है कि भाई साहब, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो लोगों के घरों में मैसेज भेज रहा है। 86 छी है, लोगों के घरों में मैसेज भेज रहा है। इतनी गरिमा नहीं है प्रेसिडेंट को, लोगों के घरों में मैसेज भेज रहा है। 86 छी है 86। और 87 है स्पेशल एड्रेस ऑफ द हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट। भाई साहब मतलब घरों, अब तो मतलब सता रहा है, ये सता रहा है, तो स्पेशली मिलने आता है, स्पेशल एड्रेस करता है हमारे घरों को, सता रहा है। 87 मतलब सता रहा है ये प्रेसिडेंट, ठीक है। ये देखो मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल पे टोटल 8 राइट्स होते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ अटॉर्नी जनरल्स पे कितने, 8 राइट्स होते हैं। वहीं स्टेट पे कितने होते हैं, 7 राइट्स होते हैं। 8 7, तो 8 तो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल यहाँ आएगा। अटॉर्नी जनरल पे क्या और मिनिस्टर्स पे 8 राइट्स होते हैं। तो यहाँ देखो नभासी, जगदीप धनखड़ याद आते हैं नभासी से। जगदीप धनखड़ क्या नभे रहते हैं ऐसे हैं। तो चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ अभी क्या रहते हैं,
नभासी, नभे हुए रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो नभासी से 78 ये आ गया, ठीक है। और फिर 90, 90, वो कहता है, डिप्टी चेयरमैन कहता है चेयरमैन से कि भाई मैं वेकेशन पे चला जाऊं, तो बोलता है कि नो यू हैव अलाउड 0 वेकेशंस, 0, 90, ना बे, 90, या 90, जैसे ना मैं वेकेशन पे चला जाऊं, बोला ना बे। खासकर ये याद रखना कि ये जो रूल है ना एक एक कम करने वाला, ये फेल हो जाता है अगर यहाँ पे 0 आ जाए। अगर 0 आ गया रूल फेल हो गया, 0 आ गया रूल तुरंत फेल हो गया। फिर 90 में 89 तुमको जोड़ना ही पड़ेगा, 9 8 17 179 आ जाएगा इससे, ठीक है। अब यहाँ देखो 91 मतलब डिप्टी चेयरमैन जो है वो एक क्या है, इक्का है। इक्का कैसा है कि चेयरमैन ना भी हो तो भी वो चेयरमैन की तरह परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है 92 में क्या आता है, बैन। 92 तो मतलब यू आर बैन बे, तुम बैन हो, मतलब तुम्हारे ऊपर रिमूवल, बैन होने का कंसिडरेशन चल रहा है, तो तुम 92 मतलब बैन हो भैया, बैन हो, इसलिए अब तुम चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नहीं रह सकते। तो 92 में से कम कर देंगे, 81 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो अब लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात जब आती है, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात आती है, तो डिप्टी स्पीकर बनने के बाद रीजनल वो पार्टी जो होती है उससे क्या कहते हैं, 93। तो आर्टिकल 93 में है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, क्योंकि अब वो उस पार्टी के नहीं रह सकते, ठीक है। यहाँ देखो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और यहाँ इस साइड होते हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं यहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। यहाँ उल्टा होता है, देख लो, यहाँ लोकसभा के आएंगे तो यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल के आएंगे, यहाँ स्पीकर डिप्टी स्पीकर आएगा तो यहाँ चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन आएगा, ये बात याद रख लो। यहाँ स्पीकर डिप्टी स्पीकर आएगा, यहाँ चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन आएगा। 93 का 82, यही एकमात्र एक कैच है। जैसे मैंने यहाँ देखो आर्टिकल 89 याद किया था ना जगदीप धनखड़ से, जगदीप धनखड़ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, आर्टिकल 89। यहाँ देखो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर डिप्टी स्पीकर आया, चेयरमैन से स्पीकर और स्पीकर से चेयरमैन, याद रख लेना। तो 99, यहाँ 70, 89, ये 89 है, यहाँ 78 में क्या आएगा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आएगा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आएगा, ठीक है। और ये देख लो 93 में यहाँ क्या आ रहा है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट 98 सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ देखो 98 में 8 आ रहा है, 98 में अंटा भी आ रहा है, अंटा। तो सेक्रेटरीट सचिवालय के ऐसे 8 में चक्कर ही लगाते रहोगे, या सचिवालय के अंटे में फंस गए ना तुम, अंटे में 98 अंटा आ रहा है, अंटे में फंस गए ना तो बुरे फंसोगे। तो पार्लियामेंट के सचिवालय के अंटे में नहीं फंसना है, ठीक है। तो 98 से 87 होती है सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो ओथ एंड अफर्मेशन की बात आई तो पार्लियामेंट के जो लोग एमपी होते हैं वो कहते हैं कि नो भाई हम शपथ नहीं लेंगे, क्योंकि हम तो गंदे काम करेंगे, हम शपथ क्यों लेंगे, नो भाई हम शपथ नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। हैं स्पीकर ही देख लो 69 करके शपथ दिलवा रहा है 69 करके वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलवा रहे हैं, मैं नहीं करना 69, नो हम नहीं करेंगे 69, ठीक है। तो ओथ एंड अफर्मेशन बाय मेंबर्स आर्टिकल 99 है, तो यहाँ 99 का 88 हो जाएगा। नेक्स्ट है 100, कोरम से रिलेटेड है 100।
तो ऐसे याद रखना कि कोरम में मिनिमम 100 लोग तो होने ही चाहिए ना, तभी तो कोई वोटिंग का मतलब है, नहीं तो 100 ही लोग नहीं है तो वोटिंग का क्या मतलब है, बताइए समझ में है। अब यहाँ देखो, यहाँ 0 आ गया, तो 0 आ गया तो फिर सावधान हो जाओ, इसमें 89 जोड़ो केवल, ठीक है। ऐसे मत करो, क्या करेंगे 0 का, 0 में क्या करेंगे, सीधा 89 जोड़ेंगे हम, ठीक है। वेकेशन ऑफ सीट्स की बात करें, 101% हम तुम्हारे लिए सीट खाली करवा देंगे। मैनेजर कहता है ना 101% करवा देंगे हम सीट खाली, तुम बस में चढ़ तो जाओ, सीट खाली करवा देंगे 101%, तुम बस में बस चढ़ तो जाओ। तो 101 में 89 जोड़ेंगे तो 0 से आया 9 और 1 से आया 0, तो 90 वेकेशन ऑफ सीट्स। अब मान लो किसी पे 302 लग जाए, धारा 302, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा कि नहीं। तो मतलब ऐसे याद रखना, 302 से याद रखना, किसी एमपी पे अगर 302 लग जाए तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो 102 में है, 302 से 102 याद रखना, 102 में क्या है, डिस्क्वालीफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। 102 का ऐसे कर लेना, 102 का ये थोड़ा अपवाद है इसमें, 102 का सीधा इसमें 90 जुड़ रहा है, एक ही ये अपवाद है 102 में डिस्क्वालिफिकेशन में, कि नभ के डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। नभासी में क्या आता है, नभ के डिस्क्वालीफाई के नहीं किया जाता है, अब्बे तब्बे 90 बोल के डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अगला देखो, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स। अगर किसी आदमी से पूछो, किसी नॉर्मल आदमी से पूछो कि भाई तुम्हारी कितनी सैलरी, तो बोलता है 10/6। टिंगू बोलता है 10/6, तो बोलता है अच्छा 10,000 कमाते हो, तो 10/6 सैलरी और अलाउंस पूछा तो बोला 10/6, 10 लाख कमाते हो। फिर टिंगू बोला बड़े उसमें रुआब में, टिंगू बोला कि नहीं 10 लाख कमाते हैं। तो किसी से एकदम सैलरी बोल दो, कितना कमाते हो, सैलरी कितनी है, तो तुम कह दो 10/6, तो बोलेगा अरे 10,000, चलो ठीक है कुछ, अरे 10,000 नहीं 10 लाख 6 भैया। तो सैलरी और अलाउंस ऑफ मेंबर्स कितना है, 10/6, 106, 107, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ना इसको हम ऐसे ही तो बोलते हैं 1/7, ऐसे ही तो बोलते हैं 1/7, मतलब एक से जो बिल्स होते हैं, जो होते हैं उनको साथ क्या है, साथ क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे और पास करेंगे। तो ऐसे याद रखना, एक से जो बिल्स होते हैं उनको साथ पास करेंगे, मतलब 1 से मतलब 100 और 7 107, 1 से 7 या 107, मतलब एक से जो बिल होते हैं उनको साथ पास करेंगे, ओके। अगला देखो, जॉइंट सिटिंग अगर दोनों हाउस साथ में बैठेंगे तो कैसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे ना। तो 108 आर्टिकल 108, दोनों हाउस साथ में बैठेंगे तो ऐसे लगेंगे। तो जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में होती है, ठीक है, और स्टेट में कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है 109 और यहाँ देखो 109 से पहले देखो 110 में कहा है कि मनी बिल। तो कोई 10 रुपये की चीज़ ले और फिर बिल मांगे तो कैसा लगेगा, दुकानदार कहेगा साली चूतिया है क्या, 10 रुपये की मनी का भी बिल मांग रहे हो। तो मनी बिल जो है वो 110 में है, और 110 अब 0 देख लो तो सतर्क हो जाओ, 89 जोड़ना है, वो कम ज़्यादा नहीं करना है। 199 मनी बिल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में होते हैं। और यहाँ 109 में स्पेशल प्रोसीजर है इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स, और यहाँ 198 में है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट बिल्स को असेंट कैसे देता है। एक साथ सारे बिल्स लाए, प्रेसिडेंट हो गए गुस्सा, तो बोले कि नहीं एक से आओ, एक लाइन बना के आओ साले, तभी हम बिल्स को असेंट देंगे। अब एक में 89 जोड़ेंगे, एक में क्या 89 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा कि नहीं हैं। एक में 89 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा, ठीक है।
अब यहाँ देखो, हम जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बाद मतलब पार्डन 7-2 से चालू हुआ था 89 जुड़ना। 7-2 से क्या चालू हुआ था? 89 जुड़ना। और अब ये एनुअल फाइनेंस पार्डन से शुरू हुआ था 89 जुड़ना, और यहाँ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि आर्टिकल 112 है, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ से जुड़ेगा अब 90। अब जुड़ेगा क्या? 90 जुड़ेगा। ठीक है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम देखते हैं 112 आर्टिकल, क्योंकि एनुअल मतलब होता है 12 महीने, तो आर्टिकल 112 है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एस्टीमेट तो हम कहते हैं ना 13 जो एस्टीमेट है, अनुमान है, वो गलत है। तो पार्लियामेंट में जो एस्टीमेट से रिलेटेड प्रोसीजर होता है वो 113 में होता है। 113 कहते हैं ना 13 एस्टीमेट गलत है, 13 एस्टीमेट गलत है। ठीक है, ये 14 और कैसे 14? बहुत अप्रोप्रिएटली 14। अप्रोप्रिएटली चोदने में अलग मज़ा है। ठीक है, 14 कैसे 14? अप्रोप्रिएटली 14। तो अप्रोप्रिएशन बिल्स जो हैं वो आर्टिकल 114 में, इस पर 90 जोड़ेंगे तो स्टेट के बनेंगे। ठीक है, जब इतने अप्रोप्रिएटली हमने 14, तो जो लड़की है वो एक्सेस मांगने लगी। एक्सेस कहते और सप्लीमेंट करो इस चीज़ को, और दो एडिशनल चाहिए मुझे। तो आर्टिकल 115 में क्या है? सप्लीमेंट्री, एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट्स। अगला देखो ये है फाइनेंशियल बिल्स रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस, और इनमें क्या है? 17 कहते हैं भाई 17 तरह के तो वो फाइनेंशियल बिल पकड़ा देते हैं। कितने? 17 तरह के फाइनेंशियल बिल पकड़ा देते हैं मुझे। यहाँ देखो नेक्स्ट है 120 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। 120 को कैसे रखेंगे? 12 मतलब भाषा 0। तो पार्लियामेंट की क्या है? भाषा क्या है? पार्लियामेंट की क्या है? 0 है भाषा पार्लियामेंट की। तो लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट 12 ठीक है। पार्लियामेंट में एक किस पर डिस्कशन नहीं होगा? जो मोदी जी ने मेलोनी को दी, इस पे अगर किस पर डिस्कशन हुआ तो पार्लियामेंट को भंग कर दिया जाएगा। ये जो 100 एक बार सो और एक बार किस करो, 121 ये जो मोदी जी ने किया मेलोनी के साथ, इस पर डिस्कशन नहीं होगा, नहीं पार्लियामेंट को भंग कर दी जाएगी, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगी। तो आर्टिकल 121 है रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्कशन ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ देखो 22 चाहे पार्लियामेंट 2-2 बजे तक काम करे। चाहे पार्लियामेंट 2-2 बजे तक काम करे, कोर्ट उसमें ये नहीं कह सकता कि भाई तुम 2-2 बजे तक काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि कोर्ट भी तो वो ये कह देंगे कि भाई तुम भी तो 2-2 बजे तक काम करते हो, कोर्ट भी तो 2-2 बजे तक काम करती हैं। तो 122 122 तो 2-2 बजे तक काम करने से प्रोसीडिंग्स से, जो पार्लियामेंट में 2-2 बजे तक प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, कोर्ट्स इंक्वायर नहीं कर सकता। समझ रहे हो? ऑर्डिनेंसेस मतलब इतनी पावर है प्रेसिडेंट में कि ऑर्डिनेंसेस तो वो झटके में निकाल देता है। ऐसे गिनती गिनेगा ना 1 2 3 और ऑर्डिनेंस पारित। इतनी पावर है कि 1 2 3 करेगा और ऑर्डिनेंस पारित। ठीक है, 1 2 3 के बाद क्या है? 124 में तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ही। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट है। फंडामेंटल राइट्स के कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 12 से 32 में आते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में आते हैं। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आते हैं और आर्टिकल 12 से 32 तक चलते हैं ये। ठीक है,
आर्टिकल 12-13 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, और 13 में है लॉज इनकन्सिस्टेंस और इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी चलता है 14 से लेके 18 तक। राइट टू इक्वलिटी कब तक चलता है? राइट टू इक्वलिटी चलता है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक चलता है राइट टू इक्वलिटी। और 14 में है इक्वलिटी बिफोर लॉ, फिर 15 में है डिस्क्रिमिनेशन, 16 में है अपॉर्चुनिटी। तो 16 साल की उम्र में हमें क्या मिलनी चाहिए? अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। 15 से याद आया 15, अगर किसी का मुंह इस तरीके 15 जैसा है ना, तो उससे से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। 17 में अनटचेबिलिटी है। 17 में क्या है? साफ सुथरा। 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी है। और 18 में क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, ठीक है। अब राइट टू फ्रीडम की बात करें तो आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक है। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक है। एक्सप्लॉइटेशन 23 और 24 में है, ठीक है। 14 से 18 तक है इक्वलिटी, 19 से 22 तक है राइट टू फ्रीडम, और 23 और 24 में है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। अब यहाँ देखो, राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 19 में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एट्सेट्रा। तो आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम दे रखी हैं। कितनी फ्रीडम दे रखी हैं? सामरो फ्रीडम दे रखी हैं। सामरो। तो पहले सा से क्या है? सा से है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पहले सा से क्या है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर है असेंबल। स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? असेंबल बनाना चाहिए। फिर असेंबली होगी, इकट्ठा होंगे तो वो यूनियन बना लेंगे, एसोसिएशन बना लेंगे। तो पहले असेंबल, इकट्ठा होंगे, और उसके बाद ही तो यूनियन बनेगा। तो जब मीटिंग ही नहीं करेंगे, असेंबल नहीं करेंगे, तो यूनियन कैसे बनेगा, ठीक है। तो सा से स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से असेंबल, फिर ए से एसोसिएशन, उसके बाद है एम से है क्या? मूव। एम से क्या है? मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। और रा से क्या है? रिसाइड एंड सेटल इन द एनी पार्ट इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, ओके। रा से क्या है? रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और जी से क्या है? फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। साम रो, ओ से क्या है? ऑक्यूपेशन है। साम रो। सा से क्या है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ए से क्या है? असेंबल। ए से क्या है? एसोसिएशन। एम से क्या है? मूव फ्रीली। आर से क्या है? रिसाइड। और ओ से क्या है? ऑक्यूपेशन, ठीक है। यहाँ देखो, तो 20 साल की उम्र में तो ऑफेंसेस तो हो ही जाते हैं। तो 20 में आता है ओ, ऑफेंसेस में भी आता है ओ, तो ऐसे याद रखना, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। 20 में आता है ओ, ऑफेंसेस, ठीक है। और अब यहाँ देखो, ऑफेंसेस में ये डबल जियोपार्डी वगैरह आता है आर्टिकल 20 में, देख लेते हैं। यहाँ देखो, राइट टू प्रॉपर्टी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 300A में भेज दिया है, ठीक है। एक चीज़ और है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 6 to 14 ईयर्स को 2009 में जोड़ा था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब आर्टिकल जो 20 है, आर्टिकल 20 में आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव पनिशमेंट से हमें थोड़ी सी कुछ राइट्स मिले हैं। सबसे पहला राइट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब आज तुमने कोई क्राइम किया है, आज जो लॉ है उस हिसाब से तुम्हें सज़ा मिलेगी, ना कि जब तुम्हें सज़ा बोल रही है उस टाइम पे कोई लॉ है उस हिसाब से सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 21 एक्स पोस्ट फैक्टो, और ये फर्स्ट में है एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। तो रेट्रोएक्टिवली कोई लॉ नहीं बना था, उसके पहले कोई एक्ट हुआ तो रेट्रोएक्टिवली वो पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, ये कहता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, और ये आर्टिकल 20 का पार्ट 1 में है,
ठीक है। आर्टिकल 20 के पार्ट 2 में क्या है, 20 के पार्ट 2 में है डबल जियोपार्डी। आर्टिकल 20 के पार्ट 2 में है डबल जियोपार्डी। और डबल जियोपार्डी कहता है क्या, कहता है कि एक ऑफेंस, सेम ऑफेंस के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती। लेकिन हालांकि सेम ऑफेंस 2 बार करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी ही, ठीक है। एक बार पनिशमेंट हो गया सेम ऑफेंस के लिए, वो फिर से पनिशमेंट नहीं मिल सकती। एक बार अभी तुम चालान कटा के आए हो, अब तुम पहले चौराहे पे एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, दूसरे चौराहे पे दूसरे पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अब तुम एक बार चालान कटा लिया हो तो फिर ये थोड़ी ना लॉ हो सकता है, ठीक है। थर्ड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, पहले में आता है एक्स पोस्ट फैक्टो, दूसरे में आता है डबल जियोपार्डी, तीसरे में आता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब खुद के लिए कोई गवाह नहीं बन सकता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। खुद अपनी गवाही कि मैं क्रिमिनल हूँ ऐसा नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो पहले में आता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो, 2 में आता है डबल जियोपार्डी और तीसरे में आता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। आर्टिकल 21 में है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एक हमें क्या चाहिए होती है, एक किस चाहिए होती है। आर्टिकल 21 में है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी होगी तभी हमको एक किस मिल पाएगी, ठीक है। 21A में है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये याद रखना कि जब पर्सनल लिबर्टी होगी आदमी पे, और पर्सनल लिबर्टी और किस कब मिलेगी आदमी को, जब पहले वो एलिमेंट्री प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करेगा कि किस कैसे करी जाती है। तो 21A में है, क्लास A में पढ़ेगा तो एलिमेंट्री एजुकेशन। आर्टिकल 22, दो केस लगे हैं तुम्हारे ऊपर, हैं, तुम कह रहे हो दो केस लगे हैं तुम्हारे मोड़ा पे, और तुम कह रही हैं कि पुलिस अरेस्ट करके ले गई। तो सर्टेन केसेस में अरेस्ट एंड डिटेंशन के जो रूल्स हैं वो आर्टिकल 22 में लिखे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, अब ये 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम है, 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 में है। 23 क्या कहता है, ट्रैफिक एंड ह्यूमन बींग्स एंड, यहाँ देखो बत्ती 2 3 ऐसे ही तो करके जलती है, 1 2 3, तो ट्रैफिक की बत्ती जो होती है 1 2 3 करके जलती है। तो 23 में क्या है, ट्रैफिक एंड ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। 24 में क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस फैक्ट्रीज़, ठीक है। 14 से 24 रिलेट करो, 14 साल से नीचे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब 25 में क्या है, 25 में क्या है, प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। अब देखो कोई लोग रिलीजन को अपना प्रोफेशन बनाते हैं तो 2-5 रुपए कमा लेते हैं बेचारे, पंडित जो होते हैं, मौलवी जो होते हैं, पादरी जो होते हैं, वो अपने प्रोफेशन, रिलीजन को प्रोफेशन बना के कितने, बस 2-5 रुपए कमा लेते हैं, ठीक है। तो फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 राइट 2(6), अगर मैं अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करना चाह रहा हूँ, अगर मैं अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करना चाह रहा हूँ तो मेरा इसमें क्या दोष 6 से 6, तो मेरा इसमें क्या दोष 6 अगर मैं अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करना चाह रहा हूँ। 2(7) मतलब 2(7) मतलब जब कोई चंदा मांगने आता है, टैक्स मांगने आता है किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, तो हम वो क्या कहता है कि भैया हम ऐसा काम कर रहे हैं, रिलीजन प्रमोट कर रहे हैं, हमारा 2(7), ठीक है। 28, तो जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस मतलब हमें फ्रीडम है, कोई हमें ज़बरदस्ती रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे और 28 तरह की बातें करवाए, तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जाएंगे तो 28 तरह के तुमको क्या मिलेंगे, प्रवचन मिलेंगे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 और 30 में है, और ये
किसके हैं? माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं। 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, और 30 में है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 32, और ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32। अब हम कुछ सिटीजनशिप के राइट देख लेते हैं। पार्ट 2 में हमारा सिटीजनशिप है, और देखो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक हमारा सिटीजनशिप आता है। 5 में है आर्टिकल सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप में होता है नागरिकता। तो नाग पंचमी से याद रखना, नाग पंचमी मतलब नागरिकता क्या है, 5th में है। तो सिटीजनशिप जो है हमारी वो 5th में आती है। और 6th में क्या है कि जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, अगला सिटीजनशिप राइट उनको मिलता है आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 7 में क्या होता है, उनको राइट मिलता है कि जो इंडिया से पहले पाकिस्तान चले गए थे लेकिन वापस पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, तो 7th में उनको राइट मिलता है। 8th में किसको राइट मिलता है? 8th में उनको राइट मिलता है जो कि जिनके पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन हैं और जो कि विदेश में रह रहे हैं, फॉरेन कंट्री में सेटल्ड हैं, वो इंडिया की नागरिकता लेना चाहें तो 8वें आर्टिकल से ले सकते हैं। 9th में वो है कि कोई वॉलंटरीली अगर कोई फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप अपने आप खारिज हो जाएगी, ये है। 10th में क्या है, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप 10th में। और 11th में है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द, मतलब 11th में है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है टू रेगुलेट द सिटीजनशिप। ठीक है, आर्टिकल 1 में है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 1 में है क्या, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 2 में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा एडमिशन के लिए? सबसे पहले नाम कहीं जाओगे एडमिशन के लिए, जैसे मान लो कहीं पे हम एडमिशन के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले वो हमारा नाम पूछता है और हम कहाँ रहते हैं ये पूछता है। उसके बाद हमें एडमिशन कर लेता है किसी स्कूल में। ठीक है, और उसके बाद क्या होती है, उसके बाद हमारा दिमाग का फॉर्मेशन होता है स्कूल में एडमिशन, हमारा दिमाग का ऑल्ट्रेशन होता है, हमारी बाउंड्रीज चेंज होती हैं। ठीक है, और हमारे नाम भी बदल जाते, एक बार दाखिला मिल गया तो कुछ लोग नाम भी बदलवा लेते हैं। तो आर्टिकल 3 में ये है। आर्टिकल 4 कहता है 2 और 3 आर्टिकल में कुछ ऐसे रिलेटेड हैं 4th में। ठीक है,